वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज की इस लेक्चर में हम लोग हमारे आज के 10 अप्रैल के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। लेट्स सी क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। आप हमारा चाहो तो ये ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इस ग्रुप पर आपको सारी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इजीली यहाँ पर मिल जाएगी। और साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आसानी हो जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूँ आपका आज के टॉपिक्स की कि आज हम कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, तो ये है हमारे 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होने वाला अल्कोहल, फिर आफ्स्पा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनवायरनमेंट से जुड़े हुए क्राइम, साउथ इंडिया का वाटर क्राइसिस, एक्सट्रैक्शन और शैलो वेक्स। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडस्ट्रियल अल्कोहल से, क्योंकि अब क्या है ये अल्कोहल का मसला। काफी सारी बातें जो है वो अल्कोहल के ऊपर चल रही हैं, क्योंकि स्टेट का जो रेवेन्यू होता है जिससे स्टेट अपना सारा काम देखता है, उसमें सबसे मेजर चंक जो है ना वो अल्कोहल का रहता है। अल्कोहल पे जो एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के जो लीडर है अभी हमारे, मतलब सीजेआई जो है, वो यहाँ पर अपना केस भी सुन रहे हैं। वहां पर उन्होंने काफी सारी चीजें डिस्कशन करते हुए अब ये बात पे आ रहे हैं कि भाई अल्कोहल पर, जो भी इंडस्ट्रियल अल्कोहल होता है, उसकी बिक्री, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी प्राइसिंग, सबके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट को रेगुलेट करने की ही पावर होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल अल्कोहल का मतलब वो अल्कोहल होता है जो कि अदर प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल किया, जैसे जैसे कि ड्रग्स बनाने में, हमारी दवाइयां बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी और चीजों को बनाने में इस्तेमाल जो किया जाता है ना रॉ मटेरियल के रूप में, ये नहीं कि वो जो कहते हैं जैसे हम कच्ची शराब जो इंसान पी रहा है, वो नहीं है इंडस्ट्रियल अल्कोहल। वो होता तो सिंपल अल्कोहल ही लिखा होता, पर ये तो इंडस्ट्रियल अल्कोहल लिखा है ना। तो इंडस्ट्रियल अल्कोहल का मतलब जो और किसी जो है चीज को बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है। जैसे पेंट में होता है इस्तेमाल, कॉस्मेटिक्स में होता है, क्लीन करने के प्रोडक्ट्स में खूब किया जाता है, उसे कहते हैं इंडस्ट्रियल अल्कोहल। इसे डीनेचर्ड अल्कोहल भी बोला जाता है, जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल नहीं होता। तो यहाँ पर इसके ऊपर काफी बड़ी बात चल रही है कि इसके ऊपर क्या होना चाहिए। तो ये जो हमारा एपेक्स कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ा कोर्ट। स्टेट रेगुलेट करेगी या फिर सेंटर उसको देखेगी। देखो, जबकि ये जो पूरा टॉपिक है ना वो हमारी स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है, कहाँ पर, 7th शेड्यूल में, क्योंकि 7th शेड्यूल में हमारी लिस्ट दी हुई है यूनियन, स्टेट और कनकरेंट। उसकी एंट्री 8 में लिखा हुआ है कि सब कुछ जो है वो कौन देखने वाला है, इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स के बारे में हमारा सबको देखने वाले हैं, और स्टेट देखने वाली है। यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रीज के ऊपर लॉ जो बनाएगा वो सेंटर बनाएगा। तो अल्कोहल और इंडस्ट्री दो अलग अलग टॉपिक हो गए, तो इंडस्ट्रियल अल्कोहल किसके अंदर आएगा। तो कंकरेंट लिस्ट में भी लिखा हुआ है यहाँ पर कि लॉज पे इंडस्ट्रीज और सेंटर सेंटर और स्टेट दोनों बना सकती है, तो वो चीज है। इंडस्ट्रियल अल्कोहल वर्ड कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल अल्कोहल जो है वो 1951 के एक्ट के तहत पूरा जो है वो देखा जाता है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं। 1989 में 7 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, सिंथेटिक्स एंड केमिकल लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस था, जिसमें ये बोला था इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स इंडस्ट्रियल अल्कोहल से अलग होते हैं। मतलब जो नॉर्मल शराब शराब जो होती है वो इंडस्ट्रियल जो अल्कोहल होता है उससे अलग होती है। इंडस्ट्रियल अल्कोहल के अपने अलग यूजेस होते हैं, तो वो उस हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है। तो अभी का करंट जो केस है वो यही है कि 15% फी यहाँ पर होती है अल्कोहल के ऊपर, चाहे आप वो डायरेक्टली यूज करो, चाहे आप सॉल्वेंट की तरह व्हीकल्स के अंदर भी तो इसका इस्तेमाल होता है ना खूब। तो वो सब चीजों के लिए तो ये सब इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। अब स्टेट्स यहाँ पे क्या कहती है, स्टेट्स के दिनेश द्विवेदी जैसे कि एडवोकेट है, वो ये कह रहे हैं कि इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स एंट्री 8 में लिखा हुआ है, जिसका मतलब कि ये है कि जो भी ऐसे लिक्विड जिसमें अल्कोहल है वो स्टेट के पास में आएंगे। तो यहाँ पर स्टेट जो है वो अपना पलड़ा भारी करते हुए ये बोलता है कि सारी की सारी बातें स्टेट की हैं, तो हमारी को ही सारा कुछ मिलना चाहिए, स्टेट के पास ही सब कुछ रहना चाहिए। वो ये कह रहे हैं। ठीक है, कि भाई ऐसा लिखा हुआ है। उन्होंने ये बोला कि यूनियन जो है वो यहाँ पर सारे यानी यूनियन जो है ना इंडस्ट्रियल अल्कोहल पे नहीं होता, उनका ऐसा मना कर दिया उन्होंने। इन्होंने बोला कि भाई रिड्यूस, आप स्टेट की पावर और रिड्यूस करते ही जा रहे हो, आपने पहले भी बहुत सारी चीजों में स्टेट की पावर को इतना ज्यादा रिड्यूस करा है।
तो आप यहाँ पर भी स्टेट की पावर को रिड्यूस करोगे, तो ये एक सही बात नहीं है कि आप सारी पावर पार्लियामेंट के हाथ में देके ये जो है स्टेट की पावर को रिड्यूस कर दो। ठीक है भाई, तो ये केस है यहाँ पर, क्योंकि इस केस की वजह से फाइनली ये डिसाइड होगा कि भाई रेवेन्यू कितना आने वाला है स्टेट्स के पास, क्योंकि डिपेंड तो उसी पे करती है ना ये चीज। अगर ये होगा तभी तो उसको सॉल्यूशन मिलेगा, तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है ना, वो स्टेट के रेवेन्यू पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, इसलिए इसका होना बहुत जरूरी है। स्टेट का रेवेन्यू इससे काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल में आ जाएगा। समझ गए बात को? इंडस्ट्रीज पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। रेगुलेशन क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है, वरना समझ में नहीं रहेगा कि एक्चुअली में क्या चीज है। ठीक है भाई, तो ये था लॉन्ग टर्म इसका। फॉरवर्ड ये है कि सबसे पहले तो इसके रेगुलेशंस को क्लियर करो, प्रॉपरली हो। जो भी यहाँ पर इंडस्ट्रियल एल्कोहल है उसकी प्रॉपरली एक डेफिनेशन लेकर के उसको एंट्री में डालो, यूनियन स्टेट या कंकरेंट जो भी एंट्री में डालना है उसको यहाँ पर इंक्लूड करो, ताकि उसमें क्लियरली रहे कि भाई इतना अमाउंट में है और इतना ऐसे है। तो वो एक क्लियरली रहना भी काफी ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए प्रॉपरली इसको कंट्रोल करने के लिए। तो एक ये है, मतलब ये तो खैर आगे की बात है, अभी तो फिलहाल पहले इसका सॉल्यूशन ही निकल के आए तभी इस पे डिसाइड किया जाएगा। तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। ठीक है भाई, ये है आपका एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट छोटा सा आर्टिकल है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि किस में लिखा हुआ है, किस में क्या इसका पार्ट है। क्लियर हुआ है यहाँ तक? इतना हो जाएगा आपका। चलो अब अगला आर्टिकल देखो, आफ्सपा के ऊपर। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट बहुत जरूरी है। आर्म्ड फोर्सेस का एक्ट है जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर्स देता है कि वो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में इसको बढ़ा दिया गया है। भाई ये हमारी स्पेशल पावर होती है हमारी आर्म्ड फोर्सेस को, कि किसी के ऊपर भी शक है, आपको सस्पिशन है, तो भी उसको जो है वो अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसमें लिखा हुआ है। क्लियर हुआ? अब इसमें अब आगे बात आती है कि ये जो पूरी एक टॉपिक है ये हमारे नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। तो और ये करता कौन है? एमएचए, क्योंकि ये जितना भी इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है ना वो एमएचए के अंडर आता है, होम अफेयर्स के अंदर, गृह मंत्रालय। ठीक है, इसको पहले भी जो है वो बढ़ा दिया गया था नागालैंड में, और अभी फिर इससे और ज्यादा और डिस्ट्रिक्ट में बढ़ा दिया गया। तो ऐसा नहीं कि पूरे नागालैंड में लगा हुआ, नागालैंड के कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में लगा हुआ है। अब इसको और ज्यादा नागालैंड के डिस्ट्रिक्ट में इंक्रीज कर दिया गया है। अब आफ्सपा जो है वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो होती है हमारी, आसम राइफल्स और ये सब जो भी डिस्टर्ब एरिया में डिप्लॉय होते हैं, उनको किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करना, मारने की भी एक ताकत देता है। यहाँ पे पढ़ो, किसी भी व्यक्ति को गोली मारना, बिना वारंट के किसी की परिसर में गिरफ्तारी करना, तलाशी लेना, और सब कुछ, मतलब किसी के भी मंजूरी के बिना ये कुछ भी कर सकते हैं। तो वो चीजें यहाँ पर इजीली इनको अवेलेबल हो जाती हैं। अब समझे बात को? कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ मैं आपको, ये कितना जरूरी है आपको पढ़ना। समझी? समझे भाई? तो ये है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना इसको, कि ये इसके प्रोविजंस क्या। अगर आप प्रोविजंस एक बार में समझ गए ना तो आपको बहुत इजीली सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, प्रोविजंस को अंडरस्टैंड करना यहाँ पे बेहद जरूरी है। तो आप इसको लिख लो। ठीक है भाई, अब पता है सीएपीएफ के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। पहले तो आप आफ्सपा समझाओगे, फिर ये बताओगे आफ्सपा 1958 में पहले आया था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही थी कि भाई हमें सेपरेट करो भारत से, काफी सारी जगह पर ये मूवमेंट चल रही थी। फिर यहाँ पर धीरे धीरे करते, क्योंकि जहाँ पे मूवमेंट चल रही थी वहां पे अप्लाई किया, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, फिर इसको त्रिपुरा में हटाया, मेघालय से हटाया। ठीक है, तो ये हुआ। तो आप पहले अगर अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप इसको यही समझाओगे। इस पूरे में आप इस पूरे टॉपिक को पहले ऐसे ही समझाओगे कि ये ऐसे ऐसे है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप क्या और बताओगे? फिर उसके बाद आप इसमें बताओगे कि ये गलत क्यों है। ठीक है, फिर उसके आपके फेवर में बताओगे। दोनों चीजें बतानी, गलत क्यों है क्योंकि आर्med फोर्सेस को ये बिल्कुल जो है वो कठोर ये अधिनियम है, क्योंकि असीमित अधिकार दिए जा रहे, कुछ भी कर सकते हो, मतलब कि यहाँ पर ये लोगों को जो है दमन कर सकते हो, ऑपरेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। उनके पास ये तक पावर होगी कि वो किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर दबा सकते हैं। है ना? बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, वायलेशन के इंसिडेंट बहुत देखने को मिले हैं कि भाई जबरदस्ती गलत तरीके से कुछ भी किया है, आर्म्ड फोर्सेस पे काफी इल्जाम लगे। ठीक है, तो सही बात है ना ये भी, ये आप बताओगे। तो जैसे ये खत्म होगा आप फेवर में पॉइंट्स बताओगे। आपको दोनों चीजें बतानी, क्योंकि हमेशा जब भी इस पे क्वेश्चन आएगा तो आप एक तरफा आंसर नहीं लिख सकते, आपको दोनों ही बातें बतानी पड़ेंगी।
फेवर में भी और नॉन फेवर में भी। ठीक है, अब फेवर में क्या पॉइंट्स है इसके कि भाई ये जो है उस इंसर्जेंट्स आ जाते हैं, घुसपैठिए भारत में घुस आते हैं, विद्रोही आ जाते हैं, उनको बचा उनको कंट्रोल करने के चक्कर में हमें ये सब करना पड़ता है। और आफ्सपा के बिना वहां पर जो है वो फॉरेन टेररिस्ट और इन सबको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, तो ये साफ सीधी वहां पे जरूरत बन जाती है। ये आपको यहाँ पर समझाना पड़ेगा कि ये वहां की जरूरत बन जाती है, बिकॉज ये सब चीजें वहां पे खूब होती है। ठीक है, अब ये सब आप अपने उसमें एक्सप्लेन करोगे जब भी आप आंसर लिखोगे। उसके बाद फिर आप यहाँ पर लास्ट में अपना वे फॉरवर्ड तो लिखोगे कि गवर्नमेंट को यहाँ पर जो है ये भी देखना पड़ेगा कि भाई कोई गलत किसी व्यक्ति के साथ ना हो, किसी निर्दोष को यहाँ पर कुछ भी गलत चीजें ना मिले। ठीक है, ये आप बताओगे इसमें। और इम्पोजिशन जो भी लगाया जाएगा उसको केस बाय केसेस देखे कि कहाँ पे लगाया जा रहा है, किस प्रकार के उसके रिजल्ट आ सकते हैं। ये सब चीजें आपको वहां पे देखनी पड़ेंगी। तो ये सब बातें आप वहां पे लिखोगे, एक्सप्लेन करोगे कि ये चीजें हैं। ठीक है, सो ये सब आपका इम्पोर्टेंट है। ये सारी के सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप जो देख रहे हो, जो मैं बता रही हूँ आपको, ये सब आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है। इन सब से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलो क्लियर हो गया ना ये वाला आर्टिकल भी। अब आते हैं एनवायरमेंटल क्राइम्स के ऊपर, क्योंकि अभी यहाँ पर एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, एनवायरमेंटल क्राइम्स। अभी तक क्या होता था कि क्राइम्स जो आप पता है आपको पढ़ते हो वही सब होते थे, पर अब ये क्राइम्स हो गए हैं एनवायरमेंट के लिए। मतलब एनवायरमेंट के ऊपर कुछ गलत करना, मतलब ऐसे क्राइम जो एनवायरनमेंट का हार्म कर रही हैं और हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन सफरिंग्स बढ़ती जा रही है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे, क्योंकि वो क्राइम को देखता है, वहां पे अपनी चिट्ठी लिखी है और बोला है कि भाई एनवायरनमेंट के अगेंस्ट भी अगर आप कुछ हार्म कर रहे हो ना, तो उसको भी बाकी, जैसे आप ह्यूमंस को मानते हैं कि ह्यूमंस के अगेंस्ट कुछ क्राइम कर रहे हो तो वो एक गलत है, ऐसे आप एनवायरनमेंट को भी इसमें आप इंक्लूड करते हुए चलो। ठीक है, कि भाई उन्होंने बोला कि भाई हमें क्या अधिकार होना चाहिए, क्लीन, हेल्दी और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट का अधिकार होना चाहिए। मतलब कि स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण का अधिकार होना हमारे लिए बेहद जरूरी है। ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं जिसकी वजह से पूरा एनवायरनमेंट हमारा बिगड़ता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, उसको प्रिवेंट करने की हमको जरूरत है, तो कि सही बात भी है अपने आप में। तो ये चीजों के लिए बोल रहे हैं कि भाई इसको कुछ ना कुछ इसको स्टेप लेकर के ठीक करो, इसकी जरूरत है कि हम इसको करेक्ट करें। ठीक है, तो ये बात आई है, ये समझ गए ना बात को, कि वो बोल रहे हैं कि भाई हमारा जो राइट टू एनवायरनमेंट का है ना, वो भी इंक्लूड करो और बताओ कि एनवायरनमेंट के अगेंस्ट अगर कुछ गलत कर रहा है कोई, तो उसके अगेंस्ट भी कुछ ना कुछ बोलो। ठीक है, तो इसके ऊपर काफी सारी चीजें बोली गई हैं। अकेडमिशियंस, लॉयर्स, कैंपेनर्स ने बोला है कि भाई पॉलिटी सब एनवायरनमेंट के अगेंस्ट कुछ आप एक्ट बनाओ, सारी चीजें करो, और जो भी लोग एनवायरनमेंट के अगेंस्ट की क्राइम को नहीं रोक रहे हैं उनको भी यहाँ पर सजा दो। नेचर के अगेंस्ट अगर आप कोई क्राइम कर रहे हो तो उसको क्राइम मानो। ठीक है, ये नहीं कि उसको नुकसान को झेलते जाओ, उस क्राइम को क्राइम मानने की जरूरत है। ठीक है, समझ गए बात को। जो उसके ऊपर कुछ नहीं काम कर पा रहे उनको एक्सपोज करो, उनकी ड्यूटी से यहाँ पर उनको हटाओ। तो ये चीजें यहाँ पर बोली हैं। चलो, काफी अच्छी और बढ़िया चीज यहाँ पे बोली है, मेरे हिसाब से काफी एक अच्छा सेक्टर है, अच्छा एक पॉइंट बोला है यहाँ पर। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को देखो। एफएटीएफ भी यहाँ पर देखती है कि भाई कंपनीज जो हैं, एफएटीएफ पता है ना आपको, सबसे बड़ी जो एक तरीके से धन के शोधन को रोकने के लिए बनाई गई है, सऊदी अरेबिया में हेडक्वार्टर्स है। उन्होंने भी बोला है कि क्रिमिनल्स जो है वो बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं लीगल और इलीगल गुड्स को मिक्स करके। ठीक है, करप्शन करते हैं और उसका नुकसान जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को झेलना पड़ता है। यूएस सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है एनवायरनमेंट क्राइम्स का, इन्होंने ये बताया। यूएसए में बहुत ज्यादा ये चीजें हो रही हैं, रिपोर्ट में बताया गया। और इसमें इंडिया के, अब इंडिया में भी क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं उसके एनवायरनमेंट से जुड़े हुए। 78% का राइज हुआ है, सॉइल के ऊपर कह लो, फॉरेस्ट के ऊपर कह लो, ट्रीज के ऊपर कह लो। और ये जो केसेस है ना, जो अगर फाइल भी किए गए, जैसे इसके लिए एनजीटी भी बनाया था भारत ने, कि भाई हम एनजीटी में सारी चीजें सुलझाएंगे, है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाई थी, तो करेंगे के लिए बोला, पर वही बात है ना कि अभी तक इसका कोई सोल्यूशन अभी तक भी नहीं आया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हो। ठीक है भाई, या आप जस्ट एक अपने रीडिंग पर्पस के लिए देख सकते हो। यहाँ पर इंडिया यहाँ पर जो है वो इसके लिए कहता है कि हम इसको रिड्यूस जो है वो करेंगे, इसके ऊपर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। है, ऐसी बात नहीं है कि सॉल्यूशंस निकाले नहीं है, लेकिन वही है कि अभी इसमें भी बहुत सारी और चीजें करने की अभी रिक्वायरमेंट है। रेगुलेशंस हैं, पहले तो हमारे पास कोई रेगुलेशन ही नहीं थे। 1972 में जाके तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना रेगुलेशंस के तौर तरीकों पर, तब जाके तो बना है क्या। उससे पहले तो ये भी नहीं था भारत में।
ठीक है, तो ये अब जाके चीजें आई हैं, तो इसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे धीरे धीरे करके, इसमें चेंजेस लेकर के आएंगे और इसको बेटर बनाएंगे। ठीक है भाई, रीड कर सकते हो आप। फ्रेमवर्क वगैरह तैयार किया है, एनफोर्समेंट इसमें बेटर की गई है, जिस तरीके से ठीक कर सकते हैं। चलो भाई, आज अगला आर्टिकल देखते हैं। साउथ इंडिया में वाटर का क्राइसिस आ गया है। और साउथ में जैसे कि कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रिजर्वॉयर जितने भी हैं वो 25% से ही सिर्फ भरे हुए हैं, क्योंकि पीक समर बनता जा रहा है, वाटर का क्राइसिस आ गया। ठीक है, जैसे कि बेंगलुरु में बहुत ज्यादा हो गया था, बेंगलुरु में अभी तो बड़ा ज्यादा वो हो गया कि भाई वहां तो गर्मी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले क्या होता था, हमेशा कहते थे कि बैंगलोर में भाई मौसम बढ़िया है, ट्रैफिक ज्यादा है, सब कुछ है, तो मौसम तो बढ़िया रहता है ना, दिक्कत नहीं होती। पर वहां तो अब बाकी जगह से भी ज्यादा बुरा मौसम हो चुका है, सोचो जरा। तो वहां पे काफी सारी बातें उठ रही थी। तो सिचुएशन बहुत खराब है अभी साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में वाटर का जो पूरा रिसोर्सेज है ना, वो खत्म होते जा रहे हैं, वाटर का क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। जो वाटर का लेवल होता है ना डैम्स में, जैसे वहाँ के मेन डैम से बात करूँ, तुंगभद्रा डैम है, नागार्जुन सागर डैम है, वो बहुत ही कम भरे भरे रह गए हैं, अपनी फुल कैपेसिटी से 5% भरे रह गए हैं। तो वही है कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। लार्जर डैम्स ही हैं जो थोड़ा बहुत फिल्ड है, जिनकी वजह से आगे क्यों टाइम निकलेगा। और वैसे भी अब तो समर्स आ रहे हैं, और समर अब ये भी बोला गया कि भारत के अंदर जो हीट वेव्स होगी वो जबरदस्त हिट करने वाली है इंडिया को। तो इतनी प्रॉब्लम्स के बीच में हमें सॉल्यूशंस भी निकालना पड़ेगा कि इस तरीके से यहाँ पर कुछ भी इस तरीके की चीजें ना हो। तो अपने इंडिया में ये जो चीजें हैं ना, ये काफी ज्यादा अभी अभी देखने को मिल रही है, इसकी इंसिडेंसेस अभी कुछ ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, अब केप टाउन में भी आया था वाटर क्राइसिस, बेंगलुरु में भी आया था, अभी आ ही रहा है। मिसमैनेज हुआ तो उनको वाटर की सिचुएशन जैसे साउथ अफ्रीका की कैपिटल केप टाउन में हुआ था एक समय पर, वैसे ही कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु में भी हो सकता है। साउथ इंडिया में सबसे बड़ा इसका क्यों हुआ है ऐसा? मॉनसून पैटर्न, वही मॉनसून का सबसे बड़ा हिलना हो गया। और 2023 में गर्मी भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। 2024 बोला जा रहा है और ज्यादा गर्मी वाला होगा। इलेक्शंस के अंदर भी काफी वाटर का यूज हो रहा है, पॉलिसी सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। अर्बनाइजेशन वहां भी बढ़ता जा रहा है, शहरीकरण, वहां पे भूजल जो है ना, मतलब ग्राउंड वाटर को काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, ज्यादा अपनी जरूरत से भी ज्यादा उसकी इस्तेमाल जो है वो की जा रही है। ठीक है, तो ये सब रीजंस हैं। जलवायु काफी चेंज हो रही है वहां की, ड्रॉट्स वगैरह आ रहे हैं, डिजीजेस काफी बढ़ रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने जैसे कि नेशनल वाटर मिशन, हर खेत को पानी, अटल भूजल योजना, ये सिर्फ वहां के लिए स्टार्ट नहीं किया, ये पूरे इंडिया के लिए चल रहा है। तो इंडिया ने स्टार्ट तो काफी सारे इनिशिएटिव्स करे हैं इसके ऊपर, ऐसा नहीं कि इनिशिएटिव्स नहीं है इंडिया के पास, इनिशिएटिव्स खूब है। लेकिन ये पूरे इंडिया के लिए है, अकेले यहाँ के लिए नहीं है। ये पूरे इंडिया के लिए इनिशिएटिव्स हैं, जिसको गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया तभी फायदा है। वरना क्या होता है कि इनिशिएटिव्स तो भरे पड़े हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है उनकी। ठीक है, हर खेत को पानी है, अमृत मिशन है, सिलेक्टेड सिटीज के लिए स्टार्ट किया गया था। तो वही कह रही हूँ मैं, मिशन तो भरे पड़े हैं, मिशन की कमी नहीं है भारत के अंदर कि भारत मिशन नहीं चला रहे या कुछ ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। पर इन मिशंस को प्रॉपरली भी इम्प्लीमेंट भी करने की जरूरत है। तो इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी पुअर रहती है यहाँ पर। और इम्प्लीमेंटेशन अगर बेटर हो जाएगी तो एक जो इनिशिएटिव्स होते हैं वो थोड़े से सही होने लगते हैं। ठीक है भाई, ये आप पढ़ सकते हो पूरा। अगला आर्टिकल है हम लोगों का अगला, वो कहता है कि भाई जो एक्सट्रैक्शन होती है ना एनवायरनमेंट के लिए, एक्सट्रैक्शन समझते हो, खुदाई वगैरह जो होती है, वो अनरेगुलेटेड है, उसका कंट्रोल नहीं है। तो पहले उस अनरेगुलेटेड एक्सट्रैक्शन का कंट्रोल देखना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर इस एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का जो पूरा देखा, और ये बोला है कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा जितनी भी एक्सट्रैक्शंस होती हैं उसके ऊपर। ठीक है, एक्सट्रैक्शन समझते हो, जितना भी रोड्स, पाइपलाइंस, हाईवेज के लिए एक्सट्रैक्शन की जाती है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। सेंटर यहाँ पे ये कह रहा है एनजीटी के सामने, क्योंकि एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई चीजें तो एनजीटी सॉल्व करेगी, जो 2010 में बनी थी, हेडक्वार्टर दिल्ली में है, कि वो जरूरी है। सेंटर ने एनजीटी को ये बोला कि भाई जो कुम्हार, फार्मर्स, ग्राम पंचायत, बंजारे गुजरात में, इन सबको जो है नॉन माइनिंग एक्टिविटीज देखा गया है कि भाई ये सब चीजें जो है वो करनी जरूरी है।
ठीक है भाई, एक्सट्रैक्शन अगर कर रहे हो, खुदाई कर रहे हो, मिट्टी का उत्खनन कर रहे हो, तो उसमें बहुत सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जिनकी वायलेशन हमको यहाँ पे देखने को मिलती है इन सब चीजों की वजह से। ठीक है, वही है जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना एनवायरमेंट के क्राइम्स के ऊपर, तो वही प्रॉब्लम है, वही वही सेम चीज है। जो गवर्नमेंट है वो ये बोल रही है कि भाई इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, और वहां पे सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, मेन वो बात है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट हमें पढ़ना है। इन्होंने बोला है कि जितनी भी ये चीजें हो रही हैं वो पूरी तरह से अनियंत्रित है, बिल्कुल सही बात है, ये तो बहुत ही एक बढ़िया लाइन बोली। और व्यापक छूट में मनमानी चल रही है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहे हो। ठीक है, जो है यहाँ पर कोई भी सार्वजनिक हित में आप चीजें कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि वो सही ही हो। ठीक है, आप एनवायरमेंट, ये देखो यहाँ पढ़ो, बोला है उन्होंने कि पर्यावरण के सुरक्षा उपायों, उनके प्रावधानों के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण को निर्दिष्ट करने, निष्कर्षण की मात्रा पर प्रतिबंध लगाने में हमारी सरकार जो है हमेशा से विफल रही। ये उन्होंने बातें बोली है, जो कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बढ़िया काम कर रहा है, काफी सारी बातें नई नई बता रहा है, काफी सारी चीजें नई बता के बता रहा है कि भाई ये जो हो रहा है ना वो थोड़ा सा गलत हो रहा है, उसको ठीक ठाक करने की जरूरत है, उसको सही करो तभी जाके चीजें सुधरेंगी। ऐसा नहीं कि ये पहला केस आया, केसेस तो भरे पड़े हैं इसके ऊपर, जुडिशली के पहले भी इसके ऊपर काफी केसेस आए हैं, इसमें काफी सारी चीजें उन्होंने बताई है वहां पर भी। ठीक है, तो वही वही पॉइंट्स है, यहाँ पर काफी सारे केसेस है, वो खैर केसेस आपको पूरे नहीं पढ़ने, कोई आपसे इस तरीके के केसेस को एग्जाम में नहीं पूछने वाला। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल। वो ये वही एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा, सेम वही चीज चल रही है यहाँ पर भी। चलो लास्ट आर्टिकल देख लेते हैं, शैलो फेक। आपको पता है 2024 चुनावों के लिए बहुत जबरदस्त होने वाला है, सिर्फ इंडिया में नहीं बाकी जगह पे भी होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे शैलो फिक्स होने वाले, शैलो फिक्स का मतलब क्या होता है, झूठे फेक पिक्चर्स आने वाले हैं, फेक पिक्चर्स होंगे, बहुत बड़े झूठे वादे, गलत इंफॉर्मेशन दी जाएगी, एआई टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके नई नई क्लिप्स बनाना, किसी का भी नाम किसी की वीडियो के साथ जोड़ देना, किसी की भी वॉइस जोड़ देना किसी की भी वीडियो के साथ, होता है ना ये बहुत सारी वीडियोस वायरल होती है इसके चक्कर में, तो ये सब कर देंगे। ठीक है, एडिटिंग करके शैलो फेक्स बनाएंगे, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, शैलो फेक्स। डीप फेक और शैलो फेक थोड़े से फर्क होते हैं। डीप फेक के अंदर क्या होता है, फोटो रियलिस्टिक लगती है, ऑडियो किसी और की वीडियो पे ऑडियो लगा देते हैं। ठीक है, और शैलो फेक्स क्या होता है कि आप एडिटिंग करते हो, किसी वीडियो को स्लो डाउन कर देना, उसकी स्पीच पैटर्न को बदल देना, उसके कैप्शन को चेंज कर देना, दो वीडियोस को मिक्स करके बता देना, करते हैं ना लोग ये वाली चीजें। तो इसमें इलेक्शंस में फर्क पड़ेगा कोई, भाई भाई आप तो रील्स देख रहे हो ना, आप तो शॉर्ट्स देखते जा रहे हो, आपको क्या पता है कि सच्चाई क्या है झूठ क्या है, आप तो देखते जा रहे हो, आपको जो इन्फॉर्मेशन आई आपने वो सुन लिया, आपने इसको मान लिया। तो वो चीज है यहाँ पर जो कि यहाँ पर काफी सारा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये है शैलो फेक्स जो हमारे पूरे के पूरे इम्पैक्ट डालेगी इलेक्शन के प्रोसेस पे। पर बात तो वही है कि इलेक्शन के एनवायरनमेंट पे भी इम्पैक्ट पड़ते ही पड़ते हैं, साथ ही साथ इलेक्शन में भी पूरा यहाँ पे पड़ जाएगा, किसी भी और मतलब बोल बंदा कुछ और रहा, उसकी ऑडियो कोई और मिक्स करके डाल दी, कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, तो वो कर देंगे। तो इस तरीके की चीजें काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, और ये इंक्रीज हो गई है इंटरनेट के ऊपर। डीप फेक और शैलो फेक में यही फर्क होता है कि भाई वॉल्यूम को कम ज्यादा कर देना, सोर्स का वेरिफिकेशन कैसे रहेगा क्या रहेगा, वो सब चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है भाई, तो ये है आपका मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर टॉपिक छोटा सा, इसको भी आप पढ़ सकते हो, इसको भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, छोटी सी चीजें हैं पर अपने को पता होना चाहिए इस बारे में। ठीक है, चाहे छोटा सा भी आर्टिकल हो पर अपने को जो पढ़ रहे हैं पूरा पता होना चाहिए ना। और इसके लिए भी वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट ने भी बोला है कि इंडिया नंबर 1 पे आता है अगर हम मिस इन्फॉर्मेशन की बात करें, भाई बहुत जल्दी फैलती है यहाँ पर, आग की तरह फैलती है मिस इन्फॉर्मेशन। चलो आज क्वेश्चन देख लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन दिया है मैंने आज। आज स्टैटिक स्टैटिक क्वेश्चन है बिम्स्टेक के ऊपर, पढ़ा हुआ है ना बिम्स्टेक सब लोगों ने। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। पहले इसकी फुल फॉर्म क्या हो सकता हुआ करती थी, पहले इसकी फुल फॉर्म थी बी से बांग्लादेश, आई से हमारा प्यारा भारत, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। पर जब से इसमें जो है वो नेपाल और भूटान जुड़ गए हैं तब से इसकी फुल फॉर्म चेंज हो गई। फुल फॉर्म क्या होगी, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल। ठीक है, तो इसमें ये कंट्रीज है। बिम्स्टेक जो कि कब बना था, बैंकॉक की डिक्लेरेशन के तहत बनाया गया था। ठीक है,
और उसका काम है कि भाई बे ऑफ बंगाल के सारे रीजन में क्या प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करते हुए चीजों को एक सही तरीके से चलाना, आपस में कोऑपरेशन बढ़िया रखना। ठीक है, तो इस तरीके से है ये चीज। अच्छा हाँ, इस लास्ट स्टेटमेंट में मिस्टेक है, ये वाला ठीक है, ये भी ठीक है, पढ़ सकते हो आप। इंडिया में विमेन्स टेक लुक वेस्ट पॉलिसी, अरे भाई ये सारी जो कंट्रीज हैं वो ईस्ट में आती हैं, तो वेस्ट पॉलिसी कैसे हो सकती है? तो ये मिस्टेक यहाँ पर गलत लिखी हुई है, लुक ईस्ट पॉलिसी है, लुक वेस्ट पॉलिसी नहीं है। ठीक है, अगला, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, जो कि ट्रेड को सुधारने के लिए किया जाता है। ट्रेड को सुधारने का मतलब है जो ट्रेड में मिस्टेक्स चल रही हैं उनका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है ट्रेड रेमेडीज के ऊपर, आप पढ़ सकते हो पूरा। ठीक है, डीजीटीआर जो है वो डोमेस्टिक के लिए यहाँ पर देखता है, पूरा देखता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ठीक लिखी हुई है। सबसे बड़ी नेशनल अथॉरिटी है जो कि कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के ऊपर चेक रखती है। एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, जो उन पर टैक्सेस लगते हैं ना, उसकी ड्यूटीज वगैरह को चेक रखती है। और इंडिया ने यहाँ पर जो है अभी इनसॉल्युबल सल्फर जो है वो रबर में जो यूज किया जाता है चाइना और जापान पे, उसके ऊपर एंटी का पूरा जो है वो जांच वगैरह शुरू करी, इसमें कितना अमाउंट लगता है, कितना कैसे है, उसके ऊपर काफी सारी जांच वगैरह शुरू करी है। ठीक है, तो आप रीड कर सकते हो इन्फॉर्मेशन सारी ये वाली भी, और आज हमारा आज का क्वेश्चन भी देख लो, बिमस्टेक का इंपॉर्टेंस क्या है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एक सिंपल सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि हमारी जो ये बिमस्टेक है वो यहाँ पर जो है वो किस तरीके से काम करती है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, काम क्या करती है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कुछ नहीं है। बिमस्टेक आपने हमेशा पढ़ा ही होगा, पहले खूब बार आपने बिमस्टेक के बारे में रीड किया ही होगा, तो वही आप लोगों को यहाँ पर भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, पढ़ सकते हो आप इस पूरे को, रीड कर लो यहाँ तक। ठीक है भाई, बिमस्टेक वगैरह पढ़ो, इंपॉर्टेंट है, छोटा सा आर्टिकल है, ज्यादा बड़ा आर्टिकल ही नहीं है। चलो भाई, इसको कंप्लीट करना, बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।